फिजिक्स की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सतीश सिंह है और आज आप लोग प्रतिरोधों को जोड़ना सीखेंगे। तो जो वैद्युत प्रतिरोध होते हैं उनको कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है, आज का टॉपिक ये है। और साथ में आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर कोई ना कोई नंबर देगा। 1 नंबर से आप 3 नंबर तक इस टॉपिक को पढ़ के प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ये जो टॉपिक होते हैं इस पे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इजी न्यूमेरिकल होते हैं, 100% आते हैं और कभी कभी डेरिवेशन भी पूछे गए हैं। इसलिए आप डेरिवेशन समझेंगे तो आप इसके न्यूमेरिकल भी लगाना सीख लेंगे। आज मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा और इसके बाद कभी भी इसके न्यूमेरिकल पर भी वीडियो बनाया जाएगा, तो आप उसके बाद न्यूमेरिकल समझ लेना। लेकिन आज आप इसके डेरिवेशन समझिए, क्योंकि डेरिवेशन समझ कर ही आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल आप समझ नहीं सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रतिरोधों को जोड़ना है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो वैद्युत प्रतिरोध होते हैं, जिनको हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, इनको 2 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। वैद्युत प्रतिरोध को हम 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला इसका जो तरीका होता है जोड़ने का, वो होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम जिसको हम लोग सीरीज भी कहते हैं। और दूसरा तरीका इसका होता है समांतर क्रम। जिस प्रकार से हम संधारित्रों को 2 प्रकार से जोड़ते थे, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, तो इसी प्रकार से जो प्रतिरोध होते हैं वैद्युत प्रतिरोध, इनको भी 2 प्रकार से जोड़ा जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम में, सीरीज, और जो दूसरा होता है वो समांतर क्रम में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इन पैरेलल कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रतिरोधों को क्यों जोड़ा जाता है। तो प्रयोगात्मक कार्यों को करने के लिए, या फिर जहाँ भी परिपथों को जोड़ना होता है, हमारे घरों में भी परिपथ जोड़े जाते हैं, सब जगह परिपथ जोड़े जाते हैं, या कोई प्रयोगात्मक कार्य करना होता है तो वहाँ पे हमें प्रतिरोधों को जोड़ना होता है। ये होता है एक श्रेणी क्रम का, दूसरा समांतर क्रम का तरीका होता है। लेकिन साथ में हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस किसे कहा जाता है। आप तुल्य प्रतिरोध को ज़रूर समझें। तो इसको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सेल है और इस सेल से कई प्रतिरोध तार ऐसे जोड़े गए हैं, वो चाहे श्रेणी क्रम में हो चाहे समांतर क्रम में हो। अभी हम किसी क्रम की बात नहीं कर रहे हैं, फिगर हालांकि हम बना रहे हैं, लेकिन अभी हम किसी क्रम की बात नहीं कर रहे हैं। और ये इसका प्रतिरोध R1 है, ये R2 है और ये यहाँ पे R3 है। ये हमने इस सेल से 3 प्रतिरोधों को यहाँ पे जोड़ दिया है। तो इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर अब यहाँ से इस सेल से धारा निकलेगी। मान लेते हैं धारा इस माल आई है और धारा इन प्रतिरोधों से होते हुए फिर ऐसे वापस यहाँ पे जाएगी, माइनस से प्लस की तरफ बहेगी। अगर इन प्रतिरोधों के स्थान पर एक हम ऐसा प्रतिरोध जोड़ दें, कोई एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ दें इन तीनों के स्थान पर कि सेल के या बैटरी के विभवांतर और धारा के मान में कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे पहले विभवांतर V था, अब भी विभवांतर V रहे। पहले धारा अगर स्मॉल आई आ रही थी सेल से, तो अब भी धारा स्मॉल आई है। ना तो विभवांतर में कोई फ़र्क पड़े और ना ही धारा में कोई फ़र्क पड़े, तो फिर ये जो प्रतिरोध हम यहाँ पे लगाएंगे इसको हम लोग कहेंगे तुल्य प्रतिरोध। यानी सभी प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ दें कि विभवांतर और धारा के मान में कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसा जो प्रतिरोध होता है वो तुल्य कहलाता है। तुल्य प्रतिरोध, इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या आप प्रतिरोध के बारे में जानते हैं? अगर आप इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं तो आपको प्रतिरोध के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आराम से आप पढ़िए। जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे आप किसी भी टॉपिक को समझ नहीं सकते हैं, वो कोई भी सब्जेक्ट हो। इसलिए हम प्रतिरोध को समझ लें। अगर आपको आता है तो भी बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आप इसे समझिए। प्रतिरोध
का मतलब होता है ये जैसे विभवांतर V है और ये धारा स्मॉल I है, तो किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V और धारा स्मॉल I, इन दोनों का जो अनुपात होता है इसी को हम कहते हैं चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो ये वैद्युत प्रतिरोध होता है R = V/I। तो जहाँ भी V/I मिलेगा हम वहाँ पे R लिख सकते हैं। इसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या वैद्युत प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं डेरिवेशन की। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं। तो मान लेते हैं कि एक सेल है जिसके सिरों के बीच में जो V विभवांतर का है, और इस सेल से हम 3 प्रतिरोध तार इस प्रकार से जोड़ते हैं। ऐसे 3 प्रतिरोध तार हम जोड़ लेते हैं। माना इनके जो प्रतिरोध हैं वो R1, R2 और R3 हैं। पहले प्रतिरोध तार का ये सिरा A है और ये सिरा B है। आप अब यहाँ देखिए ध्यान से, पहले प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध तार का पहला सिरा ये बिंदु B से जुड़े हैं। तो पहले प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा, दूसरे का पहला सिरा एक बिंदु से, और ये दूसरा प्रतिरोध तार है, दूसरे प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध तार का ये पहला सिरा है, इनको एक बिंदु से जोड़ा जाए। इसके आगे भी अगर कोई प्रतिरोध तार है तो उनको भी आप ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना कि पहले प्रतिरोध तार का पहला सिरा एक अलग बिंदु से यानी धन टर्मिनल से, और अंतिम प्रतिरोध तार का जो दूसरा सिरा है उसको आप एक अलग बिंदु से जोड़िए। ऋण टर्मिनल से हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ये दोनों आपस में जुड़ने ना पाए, यानी पहले प्रतिरोध तार का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध तार का जो दूसरा सिरा है ये आपस में ना कनेक्ट होने पाए, ये जुड़ने ना पाए। तो इस तरीके से जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो वो श्रेणी क्रम में होते हैं। अब बहुत ही सामान्य सी बात है कि जब इस सेल से धारा निकलेगी, मान लेते हैं कि इस सेल से धारा स्मॉल I निकलती है, स्मॉल I धारा यहाँ पे आएगी। तो ये धारा जब बिंदु A पर आएगी तो बिंदु B तक धारा को चूँकि बटने के लिए कोई चांस नहीं है, तो I धारा निकलेगी, A से B तक I धारा रहेगी। लेकिन आगे भी तो वो इस बिंदु से जुड़ा हुआ है, तो वो धारा इसमें भी बह जाएगी, वो धारा इसमें भी बह जाएगी, क्योंकि धारा का कहीं भी बंटवारा नहीं होगा। तो जब धारा का कहीं बंटवारा नहीं होगा तो धारा जो सेल से I निकली है वो तो सभी परिपथों में I धारा इस तरीके से बहती चली जाएगी, सब परिपथों में I धारा बहेगी। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि जब परिपथों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सभी प्रतिरोध तारों में धारा समान होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों में धारा समान रहती है। अब आती है बात विभवांतर की। तो विभवांतर इस बात पर डिपेंड करता है कि उन परिपथों के सिरे कहाँ से जुड़े हैं, क्योंकि विभवांतर सिरों पर उत्पन्न होता है। तो हमने ये देखा सेल का विभवांतर V था। अगर ये बिंदु A है, ये B है और ये C है और ये D है, तो A जुड़ा है धन टर्मिनल से, D जुड़ा है ऋण टर्मिनल से, यानी जो सेल का विभवांतर है वही A और D के बीच का विभवांतर होगा। तो A और D के बीच का कुल विभवांतर कितना होगा, वो तो कैपिटल V होगा। लेकिन ये जो परिपथ हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे ऐसे बटा हुआ है, वो सब बिंदु इसके अलग अलग हैं। तो जब परिपथ के सिरे अलग अलग बिंदुओं से जुड़े हैं तो इनके विभवांतर भी अलग अलग होंगे, V1, V2 और ऐसे V3 में मान लेते हैं कि ये विभवांतर V1, V2, V3 हैं, लेकिन सभी विभवांतरों का योग तो V के ही बराबर होगा। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो परिपथ AB है यहाँ से विभवांतर V1 की वैल्यू निकालते हैं, और आप कि अगर V/I = R है तो V बराबर कितना आएगा, I R का गुणा हो जाएगा, यानी V = IR। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ से अपना डेरिवेशन शुरू कर देते हैं। इस जगह से सबसे पहले हम जो परिपथ AB है इसका विभवांतर निकालते हैं, जो कि हमने V1 माना है,
तो V1 इक्वल टू, जैसे V इक्वल टू आई आर, वैसे ही V1 इक्वल टू, अब नंबर है धारा का, तो इस परिपथ में धारा कितनी है I, तो हमने I लिख लिया। अब आगे नंबर आएगा R का, तो इस परिपथ का जो R है वो R1 है, इसलिए R1। इसी तरीके से जब हम दूसरे परिपथ का विभवांतर निकालेंगे BC का, तो इसका विभवांतर V2 था, एक बार फिर I इंटू आर करना, तो इस परिपथ में धारा I है और R कितना है, R2 है। इसके बाद जब हम CD परिपथ का विभवांतर निकालेंगे तो ये तो रहेगा V3, और इस परिपथ में धारा कितनी है I, प्रतिरोध कितना है R3, और चूँकि हम मान चुके हैं कि A और D के बीच में कुल विभवांतर V है, जो कि V1 V2 V3 के योग के बराबर रहेगा, तो V इक्वल टू V1 प्लस में V2 प्लस में V3, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू V1 की वैल्यू है IR1, V2 की वैल्यू है IR2 और V3 की वैल्यू है IR3। I को यहाँ से हम कामन करते हैं, कामन करोगे तो R1 प्लस में R2 और प्लस में R3 आ जाएगा। इसके बाद I को पक्षांतर करिए, आ जाएगा V के नीचे, तो V अपान में I इक्वल टू R1 प्लस में R2 और प्लस में R3। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये देखें कि जो प्रतिरोध R1 R2 R3, अगर तुल्य प्रतिरोध A और D के बीच में यदि तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, R1 R2 R3 ना हो, अगर कैपिटल R हो, तो हम लोग जानते हैं तुल्य प्रतिरोध वही प्रतिरोध होता है कि विभवांतर और धारा का मान न बदले। तो विभवांतर V है, धारा I है, तो ये बदले ना, तो इस तरीके से तुल्य प्रतिरोध का फिर मान कितना हो जाएगा, वो तो V अपान I रहेगा। तो हम लोग पहले से देख चुके हैं कि V अपान I जो है वो तो R के बराबर आ रहा है, तो इसलिए V अपान I की जगह हम इस R को रख सकते हैं। तो फिर R इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1 प्लस में R2 और प्लस में R3 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ से पता चल चुका है कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जो तुल्य प्रतिरोध है ये कुल प्रतिरोध नहीं है। आप यहाँ पे ये अंतर समझिए, ये तुल्य प्रतिरोध सिर्फ कहा जाएगा, इसे आप कुल प्रतिरोध नहीं कह सकते हैं। इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस है, ये टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, और ये तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो तीनों प्रतिरोधों के मान से बड़ा होगा, यानी R इज़ ग्रेटर देन R1 होगा, R का मान R2 से भी बड़ा होगा, R का मान R3 से भी बड़ा होगा। ये बात आप समझिए। यहाँ पे इसको समझाने का ये अर्थ है कि जब हम तीनों प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो जो हमें तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा उसका मान अधिकतम होगा, वो अधिकतम होगा, तीनों प्रतिरोधों से ज़्यादा होगा। क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन कर लिया जाता है कि कई प्रतिरोध अगर दिए हैं तो वो कहेगा इनको किस प्रकार से जोड़ें कि हमें प्रतिरोधों का अधिकतम मान प्राप्त हो। तो जब भी हमें प्रतिरोधों का अधिकतम मान प्राप्त करना होगा तो हमें उन्हें सीरीज़ में या फिर उन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यह समझा कि प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो हम कैसे जोड़ेंगे, और जब जोड़ेंगे तो हमें उसकी वैल्यू कैसे प्राप्त होगी, ये चीज़ आपने समझी। और उसकी वैल्यू कैसी होगी, अधिकतम उसकी वैल्यू होगी। इसके बाद अब हम लोग समझ लेते हैं कि अगर प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब हम कैसे प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। समांतर क्रम में जो जोड़ने का तरीका होता है वो अलग होता है, और समांतर क्रम आपको अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो श्रेणी क्रम से थोड़ा सा ज़्यादा टफ होते हैं, इसलिए आप इसे थोड़ा और अच्छी तरीके से समझेंगे। मान लेते हैं एक सेल है, इसका ये धन टर्मिनल माइनस का टर्मिनल है, सेल की प्लेटों के बीच में विभवांतर V है, और ये प्रतिरोध तार इस प्रकार से हमने यहाँ पे लगा दिए, ये रेजिस्टेंस है,
और ये मान लेते हैं कि माना इनके जो प्रतिरोध हैं वो इसका R1 है, इसका R2 है और इसका R3 ये प्रतिरोध तार है। इससे हम इनका सिरा A कहते हैं और ये प्रतिरोधों का सिरा B है। श्रेणी क्रम से थोड़ा सा डिफरेंट है ये, क्योंकि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों के जो सिरे थे वो अलग अलग बिंदुओं से जुड़े थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पहले प्रतिरोध तार का पहला सिरा बिंदु A से, दूसरे प्रतिरोध तार का पहला सिरा भी बिंदु A से और तीसरे प्रतिरोध तार का जो पहला सिरा है वो भी बिंदु A से। यानी तीनों तार के जो पहले सिरे हैं वो एक ही बिंदु A से जुड़े हैं और इसी तरीके से जो दूसरे सिरे हैं वो भी एक ही बिंदु B से जुड़े हैं। तो अगर इस तरीके से कभी भी रेजिस्टेंस प्रतिरोध जोड़े जाते हैं कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से और इनके जो दूसरे सिरे हैं अगर वो एक बिंदु से जोड़ देंगे तो वो फिर होते हैं समांतर क्रम में पैरेलल हो जाते हैं। अब समझने वाली बात है कि जो बिंदु A है वो धन टर्मिनल से जुड़ा है, बिंदु B माइनस के टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये प्लस से और ये माइनस से जुड़ा है। तो बैटरी का ये जो टर्मिनल है, ये जो सिरे हैं, ये जिन बिंदुओं से जुड़े होते हैं ये अपना विभवांतर उन बिंदुओं को दे देते हैं। इस सेल का विभवांतर है V और ये जुड़े हैं A और B बिंदुओं से, तो इसका मतलब ये है कि A और B बिंदुओं के बीच का विभवांतर रहेगा V। अब A और B से जितने भी तार जुड़ेंगे सबका विभवांतर क्या रहेगा? V ही रहेगा, क्योंकि ये बिंदु इन बिंदुओं से किसी भी तार को आप जोड़ देंगे तो ये ऐसे बिंदु हैं A और B जिसको विभवांतर V दे देंगे। तो चूंकि तीनों ही तार A और B से जुड़े हैं इसलिए ये बिंदु इन तीनों तारों को V ही विभवांतर देंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ देखी जा रही है कि जब समांतर क्रम में परिपथों को जोड़ते हैं तो विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान रहेगा। श्रेणी क्रम में क्या समान था? श्रेणी क्रम में धारा समान थी और समांतर क्रम में विभवांतर समान हो रहा है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो ये आपके लिए उपयोगी रहेगा और जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपके ये बहुत काम आएगा। मानते हैं कि इस सेल से धारा स्मॉल I निकल रही है और जैसे वो बिंदु A पर जाती है इस धारा को अब 3 मार्गों पर बहना है। इसलिए धारा जो स्मॉल I है वो जब 3 मार्गों पर 3 परिपथों में बहेगी तो वो टूटेगी। तो जब 3 भागों में वो टूट जाएगी तो ऊपर में I1 धारा मानते हैं, दूसरे तार में I2 धारा मानते हैं और जो तीसरा तार है उसमें धारा हम I3 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि I के ही 3 टुकड़े हो गए, I1 I2 I3, यानी I = I1 I2 और I3 रहेगा। हमें इस बात को यहाँ पे याद रखना होगा। इसको हम लिख भी लेते हैं कि I = I1 प्लस में I2 और प्लस में I3, ये तीनों धाराओं का मान I के बराबर होगा। विभवांतर सबका V है, प्रतिरोध R1 R2 R3 है, इसलिए हम यहाँ से I के मान निकाल लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि V/में I = होता है R। तो अगर यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल लें तो I = कितना आ जाएगा? फिर V/में R आ जाएगा। तो I के लिए, धारा के लिए V/R हमें करना होगा। तो सबसे पहले हम धारा I1 जब निकालेंगे तो V, तो पहले तार का जो विभवांतर है वो तो V है और पहले तार का प्रतिरोध है R1, इसलिए I1 = V/R1। इसके बाद जब हम दूसरे तार की धारा को निकालेंगे, इस तार की धारा, तो इसका भी विभवांतर कितना है? विभवांतर V ही है, तो इसलिए V/में इसका प्रतिरोध कितना है? R2 है, यहाँ पे हम R2 लिख लेंगे। इसके बाद जब हम तीसरे तार की धारा को निकालेंगे तो इस तार का भी, इस प्रतिरोध का भी जो विभवांतर है V है और इसका प्रतिरोध है R3, तो V/में R3 में प्राप्त हो जाएगा।
ये I1 I2 I3 के जो मान हमें प्राप्त हुए हैं इनको हम इस समीकरण में रख लेते हैं। ये जो ऊपर समीकरण दिया यहाँ पे रखते हैं। तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि I इक्वल टू I1 प्लस में I2 प्लस में I3 है, इसलिए I1 की वैल्यू V अपान में R1, V अपान में R2 और V अपान में R3 ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो V कॉमन कर लेंगे 1 अपान में R1 प्लस में 1 अपान R2 और प्लस में 1 अपान में R3 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जब V को हम पक्षांतर करेंगे तो V आएगा I के नीचे और I अपान में V इक्वल टू 1 अपान में R1 प्लस में 1 अपान R2 और प्लस में 1 अपान में R3 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम जो पहले ही मान चुके थे कि A और B के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है, अगर वो कैपिटल R हम मान लें, यदि A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध हम बता चुके हैं, तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो तब तो R इक्वल टू V अपान में I होगा। लेकिन हमें ज़रूरत तो I अपान V की है, V अपान I की नहीं। तो I अपान V हम बना सकते हैं। तो जब यहाँ से V अपान I को आप I अपान V बनाओगे तो ये R भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि V अपान I को उल्टा किया तो I अपान V आया, तो R का उल्टा 1/R होता है। तो यहाँ पे I अपान V की जगह 1/R रख देंगे तो 1 अपान में R इक्वल टू 1 अपान में R1, 1 अपान में R2 और प्लस में 1 अपान में R3 आ जाएगा। इस प्रकार से 1 अपान R को हम क्या कहेंगे? R को हम कहते हैं प्रतिरोध। तो 1 अपान R को क्या कहेंगे? प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी 1 अपान R है तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। R1 है पहले प्रतिरोध का, पहले तार का प्रतिरोध, 1 अपान R1 क्या है? पहले प्रतिरोध का व्युत्क्रम, दूसरे प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और ये है तीसरे प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तीनों का जो योग है वो इसके बराबर है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि जब हम परिपथों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। और इस प्रकार से जो हमें तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है वो जितने भी तार हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो सबसे इसका मान कम ही होता है, यानी R1 से भी इसका मान कम होगा, R का जो मान होगा R2 से भी कम होगा, और R का जो मान है वो R3 के भी मान से कम होगा, सबसे कम होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम परिपथों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध हमें प्राप्त होता है वो कम से कम होता है, कम से कम होता है, यानी वो मिनिमम होता है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि प्रतिरोधों को हम किस प्रकार से जोड़ें कि तुल्य प्रतिरोध हमें न्यूनतम प्राप्त हो, तो आप तुरंत याद रखना, आप तुरंत वहाँ पे लिख देना कि न्यूनतम प्रतिरोध अगर प्राप्त करना है तो हमें समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। और आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि हम लोगों के घरों में जो वायर जोड़े जाते हैं, जो परिपथ जोड़े जाते हैं, उनमें जो प्रतिरोध होता है तो उन सभी को समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। कोई भी परिपथ श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं, हम उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं ताकि जैसे जैसे परिपथों को जोड़ते जाएं तो तुल्य प्रतिरोध उनका कम होता जाए और सेल से या जो मेंस होते हैं उससे आने वाली जो धारा है वो बढ़ती चली जाए, किसी भी परिपथ को धारा कम न प्राप्त हो, ऐसा इसलिए होता है। तो दोनों ही डेरिवेशन आपके बहुत काम के हैं, ये न्यूमेरिकल में भी आपको काम आएंगे और डेरिवेशन अगर एग्ज़ाम में आते हैं तब भी ये काम आएंगे। तो आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, बहुत कठिन नहीं है। और ये इन डेरिवेशंस के नोट्स हैं जो आपके लिए बहुत ही काम के हैं, क्योंकि नोट्स आपके लिए होना सबसे ज़रूरी होता है। जब भी आप परीक्षा की तैयारी करने के लिए बैठेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि आपको अच्छे और कम से कम शब्दों में, जहाँ पे सरल भाषा में कोई डेरिवेशन बताया गया हो, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
तो ये जो डेरिवेशन है बहुत ही सरल भाषा में है और कम से कम शब्दों में लिखे गए हैं ताकि आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। तो इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए जिससे कि परीक्षा के समय आपको दिक्कत ना होने पाए। ये समांतर क्रम का डेरिवेशन है, बहुत ही कम शब्दों में है, इतनी लैंग्वेज आपको लिखनी ही पड़ेगी। इससे कम अगर आप लिखने का प्रयास करेंगे तो फिर आपके नंबर कटेंगे। तो ये मिनिमम लैंग्वेज में, मिनिमम थ्योरी में ये समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का डेरिवेशन है। थैंक यू।